हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप सब अच्छे होंगे। एजुकेशन मेड बाय निधि गुप्ता, जिसमें हमने आपको 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट की हुई है। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक किए थे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्रेडिट कंट्रोल, मनी सप्लाई कंट्रोल बाय आरबीआई। आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करता है। लास्ट हमारा टॉपिक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक का यही था, क्रेडिट कंट्रोल कैसे कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा। इसके दो मेथड है, क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड। जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या फर्क होता है। क्वांटिटी में चेंज करना, उसकी संख्या में चेंज करना। क्वांटिटी में क्या है, उसकी संख्या में चेंज करना। क्वालिटी में उसकी संख्या में चेंज नहीं किया जा सकता। केवल उसके क्वालिटी का मतलब क्या होता है, किसी के अंदर गुण होना, उसकी क्वालिटी में चेंज करना। तो ये हमारा कैसे है, मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे किया जाता है आरबीआई के द्वारा। क्वांटिटी में है, मान लो हमारे मार्केट में हमारे 1000 करोड़ रुपए मार्केट में चल रहा है, तो क्वांटिटी को कैसे कंट्रोल करना है। तेजी आती है या मंदी आती है, तो उस पैसे को जो 1000 है उसको 800 करोड़ करना है या 1200 करोड़ करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्वांटिटी में चेंज करना। 1000 करोड़ से 800 करोड़ करना है या 1200 करना है, उसमें चेंज करना। लेकिन क्वालिटी में क्या आता है, क्वालिटेटिव मेथड में क्या आता है, हमारे 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। मान लो मार्केट में 1000 करोड़ रुपए हैं, तो उन सेक्टर्स में जो पैसा डिवाइड किया है, प्राइमरी में मान लो 300 है, सेकेंडरी में 400 है और 300 हमारा टेरिशरी में है। तो क्वालिटी में क्या करना है, केवल उनमें चेंज करना है। प्राइमरी में ज्यादा लगा दिया, मार्केट में पैसा उतना ही रहेगा 1000 करोड़ रुपए, लेकिन उसमें क्या है, सिर्फ चेंज करना। या तो प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लगा दिया या टेरिशरी में ज्यादा लगा दिया, या प्राइमरी में कम कर दिया, एक में कम करना और एक में ज्यादा करना। बाकी इसमें पैसा मार्केट में उतना ही रहता है। तो आज हम देख लेते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। सबसे पहले है हमारा बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, कस्टमर को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो कहाँ पर जाता है, कमर्शियल बैंक पर। और कमर्शियल बैंक कहाँ पर जाता है, हमारा सेंट्रल बैंक पर। सेंट्रल बैंक फिर उसके बदले में उसे क्या दिया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। अगर हम भी सिंपल पब्लिक भी अगर बैंक से लोन लेते हैं तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोन लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ऐसे ही कमर्शियल बैंक को भी सेंट्रल बैंक से क्या करना पड़ता है, लोन के बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट को पे करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, जो लॉन्ग टर्म्स के लिए जो लोन लिए जाते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बैंक रेट की। इट इज द रेट एट which the central bank of a country lend money to the commercial bank to meet their long term needs। लंबे समय के लिए कमर्शियल बैंक जो सेंट्रल बैंक से लोन लेता है, उसके बदले में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है, बैंक रेट बोला जाता है। दोबारा देख लेते हैं, इट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। लंबे समय के लिए कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से जो लोन लिया जाता है उसके बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, बैंक रेट बोला जाता है। और मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करते हैं, अगर बैंक रेट बढ़ जाता है, बैंक रेट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। मान लो कस्टमर को पहले पैसे लेने थे 10% पे बैंक रेट से पैसे मिल रहे थे, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। तो कई कस्टमर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भरने से पैसे लोन लेते ही नहीं है, तो मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर बैंक रेट कम है, बैंक रेट का मतलब मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है। मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो मनी सप्लाई क्या होगी, हमारी बढ़ गई। अगर मान लो अगर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से ज्यादा 10% पे लोन मिल रहा है, 10% कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को दे रहा है, तो आगे कमर्शियल बैंक जो पब्लिक को अपना प्रॉफिट भी रखेगा तो उसको 12% पे 13% पे आगे वो कस्टमर को वो लोन देगा, जो कमर्शियल बैंक फिर कस्टमर को देता है। तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो पब्लिक क्या करती है, पैसा कम लेगी, तो मनी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो जाता है तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट है ये, आपके पेपर में 3 मार्क्स का कोई भी टॉपिक को पूछ सकता है, सिंगल भी पूछ सकता है और क्वांटिटेटिव मेथड भी वो अलग से पूछ सकता है। ये आपके 2 चैप्टर में आने वाले हैं। आगे एक और चैप्टर है फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट, तो उसमें भी ये वाले ही आपके सारे मेथड आने वाले हैं। तो इनको ध्यान से पढ़ना क्योंकि पेपर के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? इट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री लैंड मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। बैंक रेट में हमने क्या था? लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए किया था, लेकिन रेपो रेट में क्या है? सेम है, बैंक रेट की तरह ही है, पर इसमें क्या करता है? वो शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन लेता है कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से, जो शॉर्ट टर्म के लिए छोटे टाइम के लिए जो वो लोन लेता है, सेम है। फिर कमर्शियल बैंक को उसको क्या पे करना पड़ेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बिल्कुल बैंक रेट की तरह है, बस बैंक रेट में लॉन्ग टर्म के। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट मनी हमारा पिछले वाले वीडियो में हो चुका है, बैंकिंग का है, चैप्टर 6 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी चल रही है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक दैट कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री। सेंट्रल बैंक क्या होता है? जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं उन सब के ऊपर एक बैंक होता है। कौन सा होता है? सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। इंडिया का कौन सा है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का, भारत का है सेंट्रल बैंक, जो सभी बैंकों का बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये कह सकते हैं कि सभी कमर्शियल बैंकों का हेड कौन सा है? सेंट्रल बैंक। जो भी किसी, अगर कमर्शियल बैंक को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी लोन वगैरह लेना होता है अगर कमर्शियल बैंक को, तो वो कहाँ पर जाता है? केंद्रीय बैंक के पास जाता है, मतलब RBI के पास जाता है। कस्टमर होते हैं, कस्टमर कहाँ से लेते हैं? कमर्शियल बैंक से लेते हैं, और कमर्शियल बैंक कहाँ से लेता है? सेंट्रल बैंक से लोन लेता है। तो सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स, अपेक्स का मतलब होता है हेड बैंक, दैट कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री। इट हैज ओनली अथॉरिटी ऑफ इशूइंग कॉइन्स एंड कंट्रोल एंड द सप्लाई ऑफ द मनी। RBI इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक को ही भारत में नोट छापने का अधिकार है। सिर्फ किसके पास है? सारे नोट्स इशू करने का अधिकार किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास है, और किसी भी बैंक को ये अथॉरिटी नहीं है। तो भारत का कौन सा है सेंट्रल बैंक? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ द इशूइंग नोट, बैंक ऑफ द इशूइंग नोट। सेंट्रल बैंक को अभी बताया था कि सबसे पहले नोट छापने का अधिकार किस बैंक को होता है? बैंक, कौन से बैंक को? सेंट्रल बैंक को होता है। दिस इज कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। मतलब कि केवल एक सेंट्रल बैंक को ही अथॉरिटी होती है और ये नोट छापने की। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक है कौन सा? सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट को जो भी काम करने होते हैं वो किससे करता है? सेंट्रल बैंक से करता है। इट मैनेज अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय एंड सेल द सिक्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को अगर कहीं से भी लोन लेना होता है, फॉरेन करेंसी जो रखनी होती है, सब कहाँ से करती है? वो सेंट्रल बैंक से करनी होती है। और गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है, बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स वगैरह होते हैं, ये सब सिक्योरिटीज होती है। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पर कौन उसको सेल और परचेज कर सकता है? RBI उसको सेल भी कर सकता है और परचेज भी कर सकता है। सेल, ये जो सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करने का क्या काम होता है? मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना, कंट्रोल करना। हम मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करते हैं? इन्फ्लेशन आ जाती है या डिफ्लेशन आ जाती है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? प्राइसेस का बढ़ना, मार्केट में तेजी आना। और डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस मंदी आना, मार्केट में मंदी आना। तो RBI गवर्नमेंट के बिहाफ पर उन सिक्योरिटीज को सेल और परचेज कर सकता है। और RBI का क्या काम होता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। कैसे RBI मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है? आगे इसके मेथड है वो हम करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लेंडर टू द लास्ट रिजोर्ट। लेंडर टू द लास्ट रिजोर्ट, लेंडर होता है देना, मतलब कि सेंट्रल बैंक क्या है? लास्ट रिजोर्ट है। मतलब कि एक सेंट्रल बैंक के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता कमर्शियल बैंक को लोन देने का। अगर कमर्शियल बैंक को लोन लेना है, उधार लेना है, तो वो किससे लेता है? सेंट्रल बैंक से। सॉरी, अगर कमर्शियल बैंक को लोन लेना है तो वो किससे लेता है? सेंट्रल बैंक से। इफ कमर्शियल बैंक फेल टू गेट फाइनेंशियल अकोमोडेशन फ्रॉम एनीवेयर, अगर कमर्शियल बैंक को, मतलब कि छोटे जो व्यापारिक बैंक है, इनको कहीं से भी फाइनेंस के बारे में कोई हेल्प नहीं मिलती है, तो कहाँ पर जाते हैं? इट अप्रोच द सेंट्रल बैंक एज ए लास्ट रिजोर्ट। एक सेंट्रल बैंक ही, केंद्रीय बैंक या RBI ही इनको लोन दे सकता है। लास्ट किससे ले सकते हैं? लास्ट रिजोर्ट कौन सा है? सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट है बैंकर्स बैंक एंड द सुपरवाइजरी रोल।
ये बैंकों का बैंक है। कौन सा? सेंट्रल बैंक की बात चल रही है, बैंकों का बैंक है। और सुपरवाइजरी रोल किसका काम है? सेंट्रल बैंक का। जैसे कमर्शियल बैंक का जो रिलेशन पब्लिक के साथ होता है, पब्लिक क्या करती है? कमर्शियल बैंक में पैसा जमा करवाती है और लोन लेती है। कौन? पब्लिक कमर्शियल बैंक से। वो ही सेम रिलेशन जो पब्लिक का कमर्शियल बैंक से होता है, फिर कमर्शियल बैंक का किससे होता है? सेंट्रल बैंक से सेम रिलेशन होता है। क्योंकि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन ले सकती है, वहां पर डिपॉजिट भी करवा सकती है, उसे सारे काम सेम रिलेशन होता है। जो पब्लिक का कमर्शियल बैंक से होता है, कमर्शियल बैंक आगे किससे होता है? सेंट्रल बैंक से होता है। द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड ऑफर देम लोन। जैसे कि पब्लिक करती है, उनसे डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करवाती है और लोन भी लेती है, ऐसे कमर्शियल बैंक डिपॉजिट भी करवाता है सेंट्रल बैंक में और उनको लोन भी ऑफर करता है। नेक्स्ट है हमारा कस्टडी टू फॉरेन एक्सचेंज। इट्स रोल सेल एंड परचेज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड अचीविंग स्टेबिलिटी ऑफ द एक्सचेंज रेट फॉर द डोमेस्टिक करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज विदेशों की करेंसी कहाँ पर रखी जाती है? सेंट्रल बैंक के पास, उसकी कस्टडी होती है। बाहरों से हमारा एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, तो अगर हमें दूसरे देशों से व्यापार करना है तो उन जो हमें पे करना पड़ेगा। मान लो हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे सामान मंगवाया तो पे भी तो उनकी करेंसी में ही करना पड़ेगा। तो उन सब की कस्टडी किसके पास होती है? सेंट्रल बैंक के पास होती है। सेल एंड परचेज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड अचीविंग स्टेबिलिटी एक्सचेंज रेट। एक एक्सचेंज रेट होता है दूसरे अपने देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में चेंज करना, उस सब की कस्टडी किसके पास होती है? सेंट्रल बैंक के पास होती है। ये हमारा आगे आने वाला एक चैप्टर भी है फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ऑफ द क्रेडिट। It implies increase or decrease in the supply of the money in the economy. During inflation, the supply of money is reduced and during deflation is increased. मनी को कंट्रोल करना, सेंट्रल बैंक का एक और फंक्शन क्या है? मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना। यही आगे हम इसके 2 पॉइंट्स हैं, आगे हम इसके पढ़ेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे सेंट्रल बैंक मनी को कंट्रोल करता है, सप्लाई ऑफ मनी को कैसे कंट्रोल करता है। डिफ्लेशन मतलब कि तेजी आती है या मार्केट में मंदी आती है तो आरबीआई कुछ पॉलिसीज निकालता है जिन पर कंट्रोल करके हम मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आपको फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।